वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं और साइंस के ये क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी साइंस की सीरीज ये कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट से हम लोग 100 क्वेश्चन ले रहे हैं। हिस्ट्री के हमने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 500 आपके करंट अफेयर्स के हो चुके हैं और ये साइंस के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर लेंगे। जल्दी से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जो भी बच्चे तैयारी करें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाके आप अभी भी अपनी तैयारी या कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए करना कि आपको यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं क्लासेस के साथ। हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स तो हैं ही, सब्जेक्ट वाइज भी शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। तो दोनों तरह से आपको फ़ायदा ये मिल रहा है कि आपके जो नोट्स है उसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको तैयार कीजिए। 10 साल के पिछले जो PYQs हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ में आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं GS के और 5 CSET के मॉक टेस्ट हैं। तो CSET की भी टेंशन खत्म हो जाएगी अब आपकी, और आसानी से आप कट ऑफ CSET में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपकी GS की कॉपी चेक होती है, आपको पता होगा। तो दोनों पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और कट ऑफ निकालने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, अदर सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। जितना दिया जा रहा है टारगेट सिर्फ उतना करना है और इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। यूपीजी के करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की प्रैक्टिस सीरीज भी आपको उसी में मिल जाएगी। इसके अलावा से प्रैक्टिस बैच भी लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। UPSI, GIC, LT ग्रेड या जो UPSSC के थ्रू अपकमिंग वैकेंसीज हों, सभी के कोर्सेज आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिना देर के जो भी बच्चे UPSI की तैयारी करें, सिर्फ 49 रुपये में मॉक टेस्ट मिल रहा है और 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल और क्लासेस के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया है, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो 81st है, जिसमें आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पर होता है, वो मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। क्या ये सही दिया गया है? तो जी हाँ, वो स्लाइटली क्या होता है, लेफ्ट की साइड होता है, मिडिल ऑफ द चेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसका अगर वेट देखा जाए तो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो 250 से 300 ग्राम होता है। 72 से 75 बार ये बीट करता है, नॉर्मल जो बीट्स होती हैं हार्ट बीट। और ये 4 कक्ष में विभाजित होता है। तो आपको ह्यूमन हार्ट पता होगा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है। और इसमें 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल आपको पता होगा, और इनके बीच में जो ओपनिंग्स हैं उनको भी याद रखना है। तो ये सही हो जाएगा। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं, इसे पेस मेकर सेल्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट करती हैं, जिन्हें हम पेस मेकर सेल बोलते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के और किनमें 3 चैम्बर होते हैं। कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं अगले क्लास में करूँगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस थे। अभी आगे देखते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट आपके सामने बताना है कौन से करेक्ट है। पहला है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो ब्लड होता है वो 1 लीटर कम होता है। क्या ये सही है? सोचिए। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम पर डेसीमीटर में व्यक्त करते हैं। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए जो पैंक्रियाज है, इससे क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है। और जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, अगर बात की जाए वुमेन में, तो वुमेन में क्या होता है कि कम होता है ब्लड, मेल के कंपैरिजन में लगभग 1 लीटर का डिफरेंस होता है। और जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मिलीग्राम पर डेसीमीटर। और अगर इंसुलिन सिक्रीट कहाँ से किया जाता है, तो पहले ये समझ लीजिए, पैंक्रियाज से
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, जो बीटा सेल्स है वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इसके अलावा एक ग्लूकागॉन हार्मोन भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इंसुलिन सिक्रीट होता है जो ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, जिससे डायबिटीज होने की संभावना होती है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अगर इसकी कमी ही हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, जैसे आपको पता है आपकी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर रहता है। लेकिन ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है, और ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 83rd क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसीज कहाँ डेवलप होती हैं, तो बोन मैरो में। तो आरबीसीज कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा, जिसे आप हिंदी में याद कर लीजिए, बोन मैरो में बनती है। करेक्ट दिया गया। स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट ये बताना है। बार बार मैं रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, वो कितना होता है, 13 से 20 दिन दिया गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कितना होता है, लगभग 120 दिन। आपको याद रखना आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन आप हर एनिमल का भी याद करते हैं, ह्यूमंस का भी याद करते हैं, मतलब जीवन काल कितना होता है। तो अगर आरबीसीज की बात की जाए तो कितना होगा, 120 डेज का होगा। प्लीहा मतलब स्प्लीन। तो पुरानी जो आरबीसीज हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, तो स्प्लीन करता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही दिया गया, इसको याद कर लीजिएगा। स्प्लीन हमारे रक्त का लगभग जो 55% है वो प्लाज्मा द्वारा बना होता है। 55% किससे बना होता है, ब्लड का, प्लाज्मा का बना होता है। और प्लाज्मा में लगभग 92% अबव आप देखेंगे वाटर ही होता है। हमारे रक्त का लगभग 45% जो बचा वो किसका बना होता है, तो इसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो बाकी का 45% कौन कवर करता है ब्लड में, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट, ठीक है। इनको याद रखिएगा। 1 3 4 5 किस में दिया गया, 1 3 4 5, ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है और यही करेक्ट हो जाएगा। 84th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया और थकान और कमजोरी फील होती है। पैंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड। अब आपको इसका अगर साइंटिफिक नेम नहीं याद होगा सारी वाइटामिन का, तो आप कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो पैंटोथेनिक, तो ये B5 होता है, विटामिन B5। पायरिडॉक्सिन किसे बोलते हैं, विटामिन B6 को बोलते हैं। बायोटिन H, जो विटामिन H जिसे बोला जाता है, B7 है। और नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, जो विटामिन B9 है। अब याद रहेगा। अब किसकी कमी से एनीमिया और फटीग जैसा फील होता है, वीकनेस, तो इसका राइट आंसर होगा फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है, थकान और कमजोरी फील होती है। अगर बायोटिन या B7 की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे विटामिन H भी बोला जाता है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, इससे भी एनीमिया होता है। इसके साथ साथ मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है पैंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है, तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं और स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। 85th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना। पहला है लीगामेंट्स के बारे में। लीगामेंट क्या करते होते हैं, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक बोन से दूसरी को, ठीक है। यहाँ पर पहले सारे स्टेटमेंट देखते हैं, फिर बताना है कौन सा करेक्ट है। तो लीगामेंट के बारे में क्या ये सही दिया गया है, हाँ। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के लिए लीगामेंट एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। 206, ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी याद होगा, तो ये इजी क्वेश्चन तो आपको आता होगा। कंडरा, मतलब इसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, ओके। हाँ, कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। टेंडन क्या करते हैं, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से, मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी साइंस में क्वेश्चन आपके हिंदी में ना हो रहे हो ना, तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त होती है। तो अगर नॉर्मल अमाउंट हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो क्या होता है हेल्दी ह्यूमन में, तो 15 ग्राम पर 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड होता है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट कीजिए और इनको लर्न भी कर लीजिएगा। 86 क्वेश्चन देखिए इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको ऑप्शंस करेक्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तरीका है आपको याद कराना है किसी तरह, आपको ये नहीं साबित करना है कि आपसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं। तो ज़्यादातर में अगर ऑप्शन डी मिले तो आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ
तुक्का मारते चले गए, ऑप्शन डी 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 करते चले जा रहे हैं। एक बार देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है और कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। तो घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माचिस की तीली घर्षण के कारण जलती है। जो मैच स्टिक है वो कैसे बर्न होती है? फ्रिक्शन, आप स्लाइड करते हो और फ्रिक्शन की वजह से जल जाती है। ठीक है। किसी वाहन के टायर और सड़क के बीच घर्षण बल वाहन को रोकने में मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन फोर्स ही तो होता है जो गाड़ी को रोकने का काम करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने का भी एक रीजन क्या है? अगर हीट जनरेट, ठंडियों में आपके हाथ ठंडे होने लगते हैं, आप क्या करते हैं? आपस में रब करते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? हीट जनरेट होती है। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच अगर हम लिख पाते हैं तो उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो आसानी से स्लाइड हो जाएगा और हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ये भी करेक्ट है, ऑप्शन डी सही होगा। आप इन क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बाकी जो दोपहर की क्लासेस चल रही उनको जरूर कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, गोताखोर किन गैसेस का यूज करते हैं? तो वो हीलियम और ऑक्सीजन होती है। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। तो जेनॉन गैस क्या कहलाती है? स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। हवा में कैल्शियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हवा में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? जो पीतल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ब्रास जो है वो डिस्कलर्ड हो जाता है। क्यों होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ये आप अपने घर में ऐसे अगर बर्तन होंगे, आपने देखा होगा, तो उनमें आपको दिखता होगा कि वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं, फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि हवा में होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि पहला और दूसरा करेक्ट है। 88 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? पहला है, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है? वैसे तो अगर हम एनिमल्स में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट में बात किया जाए तो एक सेल वॉल भी होती है जो रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। ठीक है, तो एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तभी तो आपने देखा होगा कि हम लोग की स्किन है कितनी लचीली होती है, लेकिन प्लांट्स को आप ऐसी स्किन नहीं होती ना, क्योंकि उनमें क्या होती है? उनकी सेल्स में सेल वॉल होती है, मोटी परत होती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सेल वॉल है और इसके बीच में एक ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में एक लिक्विड फिल रहता है, ये जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और ये जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल और मेम्ब्रेन है, इनके बीच में पाया जाता है। ये भी करेक्ट दिया गया है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की कमी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, अभी मैंने बताया, और क्लोरोफिल भी नहीं होता। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तीनों करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी चूज करिए। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुनें। पहला है, जो पेप्सिन एंजाइम है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प करता है? पेप्सिन। बिल्कुल सही दिया गया है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। रट लीजिए, राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। जहाँ पर क्योंकि फैक्ट्री है क्यों प्रोटीन की? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ रफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं। रफ वालों पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लार में मौजूद टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च, इसीलिए तो आपको पता होगा कि मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माउथ से ही हो जाता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं टाइलिन एंजाइम को। ठीक है, और ये क्या करता है? स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। एक और एंजाइम सिक्रीट होता है, लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। ह्यूमन्स हैव 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो मनुष्य में 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसमें बहुत से
एंजाइम्स और आपको मिल जाएंगे जो कि क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन में सबसे पहले लाल ग्रंथियां हेल्प करती हैं, फिर यकृत, लीवर से बाइल जूस आता है जो भी हेल्प करता है फैट वगैरह के डाइजेशन में, और पैंक्रियास तो इम्पॉर्टेंट है ही, पैंक्रियाटिक जूस तो सभी के डाइजेशन में हेल्प करता है जितने भी आपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब, इन सभी का पाचन कहाँ पर होता है, फैट वगैरह इन सबका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कौन हेल्प करता है, ये तीनों सही दिए गए हैं। विटामिन डी की उपस्थिति में मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की अगर उपस्थिति होगी तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, तो देखिए विटामिन डी हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसके लिए सूर्य का प्रकाश एक क्या करता है, एक्टिव एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए। छोटी आंत की जांच को क्या बोलते हैं, कोलोनोस्कोपी। तो छोटी आंत के लिए कोलोनोस्कोपी नहीं होता, किसके लिए होता है कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी होता है बड़ी आंत की जांच के लिए। ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप समझ में आएंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और साइंस के PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ क्योंकि आपको वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। साइंस के 20 से 25 प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर आपको इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जूलॉजी, बॉटनी आप अच्छे से पढ़िए, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अब आजकल जैसे ज्वाइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको अलग से ज्वाइंट्स पढ़ा दूंगी, जैसे कि हिंज ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये सारे ज्वाइंट से भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको तैयार ही करना है, जाइलम, फ्लोएम, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन बने हैं उनको एक बार PYQs आप देखेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पेड कोर्स के लिए मैंने बताया है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और बेहतर ढंग से आप तैयारी भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अभी आप जो पढ़ रहे हैं, मतलब डेली आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत तो नहीं बेकार होने वाली, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर हेल्प कर रहा होगा, और ये आपको एग्जाम देते वक्त फील होता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे तैयार हैं। तो हर एक पढ़ाई आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।